हेलो प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आप सभी को पता है कंटिन्यू अपनी जो डे आपको अलर्ट की उस अकॉर्डिंग क्लास होती हैं आपके लिए। और इस क्लास में आपकी जो 2023-24 के जेएनयू एग्ज़ाम के पैटर्न और आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसी अकॉर्डिंग उसी बेस पर अपनी ये क्लासेज होती हैं। तो और रेगुलर हैं और स्टेप बाय स्टेप है कि भाई इसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है। तो पूरी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आप चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आप कौन से चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे, कितने चैप्टर में हैं, आपने कुछ नहीं पढ़े तो वो पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगा। देखिए, आज हम शीत युद्ध पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम शीत युद्ध का अर्थ और कारण देखा था कि भाई शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है और शीत युद्ध के कारण क्या थे, तो वो हमने समझ लिए। आज हम सिंपली देखने वाले शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव कि भाई शीत युद्ध हुआ। अब इस शीत युद्ध के रीजन क्या रखे, मतलब क्या कहते हैं ना कि भाई परिणाम क्या हुए। शीत युद्ध हो गया, मतलब कोई भी घटना होती है तो घटना हो जाने के बाद उसका क्या असर पड़ता है। तो शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, हम वही यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में और समझाने में या आपको लिखने में इजी रहेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि शीत युद्ध का सबसे पहला परिणाम जो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए और वह सिंपल सा है कि विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना। पहला परिणाम विश्व का 2 गुटों में विभाजित हो जाना। बिल्कुल, ये आप सभी को पता होगा। विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, आप सभी को पता है ना। विश्व 2 गुटों में कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पूरा विश्व है, इस पूरे विश्व का दो ढर्रे बन के, मान लीजिए एक तो बन गया ये और एक बन गया, यानी पूरा विश्व है वह 2 भागों में टुकड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो गुट था वो था यूएसए का और इधर वाला जो गुट था वो था यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ। क्या कहेंगे? सोवियत संघ। और इधर बना अमेरिका। ओके, तो क्या हुआ, जब आपको पता होगा कि अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा, क्या है? पूंजीवादी विचारधारा है। ओके, और इधर सोवियत संघ क्या है? साम्यवादी या समाजवादी, आप दोनों लिख लीजिए, सेम ही है, साम्यवादी विचारधारा। ठीक है ना। तो अब सिंपली देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि विश्व में 2 ही शक्तिशाली गुट बने, तो दोनों अपनी अपनी ताकत के लेकर एक दूसरे के प्रति शक नज़र की वजह से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की वजह से एक हथियारों की होड़ शुरू होगी और विश्व शीत युद्ध से विश्व है वह 2 खंडों में बढ़ गया। ये अपना गुट बनाने में पावरफुल हो गया, विश्व के देश के साथ जुड़ने लगे, कुछ देश इनके साथ जुड़ने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ कि शक्ति संबंध बदल गया, विश्व 2 गुट में बढ़ गया था। अब जब विश्व 2 गुटों में बढ़ता है तो हर स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक वातावरण हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, व्यापार हो, हर तरह की गतिविधियां वो प्रभावित होने लगी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब शीत युद्ध के कारण विश्व 2 खंडों में बढ़ गया तो इस वजह से क्या बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि अब यहाँ पर कश्मीर की समस्या को लेकर हो या उत्तरी कोरिया को लेकर, अफगानिस्तान की समस्या को लेकर हो या अरब इजराइल की, अब यहाँ पर ये सोचने पर कन्फ्यूजन हो गया कि अब उस समस्या पर ध्यान दिया जाए या यहाँ पर दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अब नई समस्या कि विश्व 2 गुटों में और इन दोनों की शक्ति रणनीति वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नेगेटिव प्रभाव डाल रही थी। तो ये पहला प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कि अब शक्ति संबंध है वो पूरी तरह से बदल गए थे। दूसरी, जैसे मैं आपको बात करूँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। आतंक एवं अविश्वास की, मैं आपको ये इरेज कर लेता हूं ताकि आगे वाला आपको समझा पाऊं। आतंक के दायरे में विस्तार। देखिए, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखिए, अब आपको पता होगा जब आतंकवादी गतिविधियां कैसे होती है, हिंसक लड़ाई, माहौल और हथियारों की वजह से होती है। तो अब यहाँ पर यही हुआ कि एक्चुअली क्या होगा, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उसके बाद जैसे मानते ना कोई आधा जला हुआ है वो पूरा ना तो मरता है और न किसी को आगे जीने देता है, यानी यहाँ पे आधी अधूरी चिंगारी जो बुझी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसकी वापस वापस उस चिंगारी को भड़काने का काम है वो शीत युद्ध के दौरान तीसरा विश्व युद्ध होने की आशंका को बता रहा था। अब मतलब हर जगह ये एक तनाव हो रहा था, क्या पता कब क्या हो जाए, मतलब भय का वातावरण था। क्योंकि
जस्ट तीसरे विश्व युद्ध के होने की आशंका की वजह से हर एक देश या उस देश के नागरिक है वो एक संभवतः हम बात करें कि एक अविश्वास के दायरे में थे कि हम किस देश पर विश्वास करें, कौन सा देश है वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। तो भय, तनाव, वैषम्य, दोष और घृणा की नीति थी, यानी कहते ना प्रतिस्पर्धा है। तो और ये प्रतिस्पर्धा बहुत ही खतरनाक होने वाला था। तो हम सिंपली बात करें कि इससे आतंक और अविश्वास का दायरा है वो बढ़ गया। अब वो जो ट्रस्ट वाला माहौल नहीं था, क्योंकि कहता है ना कि आधा जला हुआ होता है वह न तो मरता है न मरने देता। तो यही सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह से शांति व्यवस्था नहीं आई थी। दो शक्तिशाली विश्व, देखो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक विश्व में दो शक्तिशाली देश कैसे पॉसिबल थे। तो यही तनाव का माहौल है वो बढ़ा रहा था। और ये एक घटना, ये मतलब ये ऐसा लग रहा था कि क्या पता तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। सोवियत संघ ने कोई जोश जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले जाए, अमेरिका सीधा परमाणु हथियार का आक्रमण कर देगा, सीधे वर्ल्ड वॉर की आग में पूरा विश्व झोंक जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक माहौल हो रहा था। एक समस्या ये मन में बैठी थी कि कब तीसरा विश्व युद्ध है, कब भड़क जाए, यानी पेट्रोल डालने के पेट्रोल के पड़ा है और चिंगारी पता नहीं कब कहाँ से लग जाए, वैसा एक तनाव का माहौल यहाँ पर हो गया था। फिर बात करें तीसरा जो इस शीत युद्ध का प्रभाव हुआ वह आणविक युद्ध की संभावना का भय। बिल्कुल सही बात है। आणविक मतलब परमाणु, आणविक का मतलब क्या होता है परमाणु। आप सिंपल सा देखिए, क्योंकि देखो काफ़ी बार अगर आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था आपको पता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय डियर आपको पता होगा परमाणु बम के मतलब परमाणु बम का हमला हुआ था। आणविक, ताकि ये दोनों इजी रहे आपको, ठीक है ना। मैं परमाणु भी लिख दिया है, आणविक परमाणु युद्ध। क्योंकि देखिए जब एक बार अगर ऐसी घटना हो जाती है तो फिर ये डर, ये माहौल, ये संभावना ही रहता है। तो आणविक युद्ध की संभावना का भय, क्योंकि आपको पता होगा 1945 के अंतर्गत अमेरिका के द्वारा जब जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो परमाणु बमों को जब वहाँ पर हमला किया गया उसके जरिए, तो विश्व एकदम से दहाशत में आ गया। यानी एक अचानक से विश्व के सामने युद्ध का पासा ही पलट गया। परमाणु शक्ति उस समय किसी के पास नहीं थी। अमेरिका ने जिस प्रकार से जापान को घुटनों पे ला के रख दिया ना, उस समय अब ये समस्या सताने लगी कि अब पता नहीं कौन सा देश परमाणु हथियार शक्ति लिए हुए हैं और कब हमारे ऊपर आक्रमण करते। यानी अब और ज़्यादा तनाव समस्या विश्व के सामने खड़ी हो गई कि ऐसा आविष्कार कर दिया है जो कुछ ही समय में किसी भी देश का सर्वनाश कर सकता है। तो अब हमें सामने वाले देश को, जैसे ये हमारा देश है, ये हमारे पड़ोसी देश है, ये हमारा पड़ोसी देश है और ये हमारा पड़ोसी देश है, तो अब हमें डर लगा रहता है कि कब क्या पता किस देश के द्वारा गलत फहमी में या जोश में आकर परमाणु हथियार अगर छोड़ दिए, परमाणु हथियार का हमला कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, या विश्व है वो अंधकार में आ जाएगा। एक देश ने परमाणु हथियार का आविष्कार किया तो उसके बदले में वो भी आविष्कार करेगा, फिर उसके सहयोगी उसको बचाने के लिए परमाणु हथियार का आविष्कार करेंगे। यानी तीसरा विश्व युद्ध तो चुटकियों में हो जाएगा और उसी चुटकियों में ये विश्व भी समाप्त हो जाएगा, राख का ढेर हो सकता है। क्योंकि ये क्यों हुआ? क्योंकि परमाणु बम, परमाणु आविष्कार, परमाणु शक्ति की आविष्कार होने की वजह से अब विश्व के सभी देशों के सामने परमाणु युद्ध की संभावना का भय उत्पन्न होने लगा। हर देश एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखने लगा। किस नज़र से देखने लगा? संदेह की नज़र से, कि भाई संभावना, एक शक की नज़र। अब ये समस्या और ज़्यादा खतरनाक होने वाली थी। एक तो ये परिणाम विश्व के सामने आया। फिर शीत युद्ध का नेक्स्ट रीजन क्या हुआ? देखिए सिंपल सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ तो सही, लेकिन शीत युद्ध ने और इसको माहौल को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा बात करें सैनिक संधि व सैनिक गठबंधनों का। सैनिक संधि एवं सैनिक गठबंधनों का, देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी आप ध्यान रखिएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में अब सैनिकों का महत्व बढ़ गया। हर जगह सैनिकों को लेकर ये पावरफुल योजना बनाई जा रही थी कि हर कोई देश है
वह अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए सैनिकों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करे और सैनिक शक्ति बढ़ाए। क्या बढ़ाए? सैनिक शक्ति बढ़ाए। तो सैनिक गठबंधनों का बाहुबल्य। देखो आपको पता होगा, एक तो देखो जैसे नाटो, इसके अलावा एक गुट बना सीटो, वार्सा पैक्ट, सीटो और सेंटो। ये जो सभी मैंने आपको ये जो बताए हैं, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक गठबंधन है कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आप सभी देश मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास एक सैनिक गठबंधन है नाटो। इस प्रकार से विश्व के हर अलग अलग जगह पर सैनिक की गुटबंदी शुरू हो गई। हर जगह छोटे मोटे सैनिक गुटबंदी हो गई। अब बताया कि सैनिक होंगे और सैनिकों की गुटबंदी होगी तो लड़ाई, हिंसक माहौल होगा। यानी विश्व में हर जगह तनाव का एक केंद्र बिंदु बन गया। हर जगह देखा जाए तो सैनिक संधियाँ होने लगी। सैनिक संधियों के जैसे अभी बताया ना कि इधर है सोवियत संघ, इधर है अमेरिका, तो यहाँ पर मान लीजिए नाटो है इसका, और इसका है वार्सा। क्या है? वार्सा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका का सैनिक गुट का नाम है नाटो और इसका नाम है वार्सा पैक्ट। क्या नाम है? वार्सा पैक्ट। ठीक है, तो इसने कहा कि आसपास वाले हैं वो मेरे पास आ जाओ, आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। वार्सा पैक्ट के साथ आप संधि कर लो, आपको सैनिक की सुरक्षा मिलेगी। इधर नाटो ने कहा कि आसपास के देश है वो हमारे साथ जो न जाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे दूसरे देशों के जो आपको हमला कर रहा है, और आप एक सैनिक गठबंधन के साथ जुड़ जाओ और आपकी रक्षा करना हमारा दायित्व। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सैनिक की गुटबंदी होने लगी, और सैनिक गुटबंदी है वो विश्व स्तर पर, घटना स्तर पर बहुत ही भयंकर प्रभाव डालने वाली थी। इसी वजह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा। ठीक है, बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट पर। तो सिंपल है, शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। अविरल प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, कि ये तू आगे जाए कि मैं आगे जाऊं, ये कम है या कि मैं ज़्यादा हूं। कहने का सिंपल मीन्स है, शस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? हथियारों की होड़। क्या होता है? हथियारों की होड़। क्योंकि आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यानी यूएसए को लगा कि भाई ये ताकतवर हो रहा है, इसके पास ज़्यादा हथियार है, और इसको लगने लगा कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार, इसका मतलब और ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा हथियार बना रहा है। इस प्रकार से इस शीत युद्ध के एनवायरनमेंट में एक दूसरे को असमझ की वजह से हथियारों का जखीरा खड़ा होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जाने लगे। वो उसको लगने लगा कि ये ताकतवर हो गया तो मुझे मार देगा, और इस प्रकार से मुझे ज़्यादा हथियार बनाने से उसको भी ऐसा लगा। इस प्रकार से शस्त्रीकरण यानी शस्त्र बनाने पर, शस्त्र इकट्ठे करने पर, शस्त्रों की ताकत, आविष्कार, सैनिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों को अपनाया गया, शस्त्रों को बढ़ाया गया, क्योंकि शीत युद्ध है क्या? हथियारों की होड़। हर कोई हथियार बनाने, मतलब यहाँ पर ताकत हथियारों के जरिए होने वाले थे, और हथियारों का एक नया दौर शुरू हो गया था। इसके अलावा देखो, शीत युद्ध के ये बहुत ही गंभीर परिणाम है जो सामने आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। इसके अलावा जैसे मैं आपको बात करूं तो सिंपल बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु कर देना। हिंदी में लिख देते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएनओ को पंगु कर देना। देखो सिंपल मीन्स है कि विश्व के दोनों ही शक्तिशाली देश आपस में शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे पर आरोप निरोप और युद्ध की नीति अपनाए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर विश्व की संसद यानी विश्व के झगड़ों को निपटाने और सहयोग और समझौते करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन विश्व के दो शक्तिशाली जो देश है वे आपस में लड़ रहे थे, तो फिर दोनों अपने अपने मतलब की वजह से एक दूसरे पर प्रभाव या किसी न किसी वजह से दूसरे देशों पर प्रभाव डाल के उसको अपने अंडर में ले रहे थे। तो शीत युद्ध वहाँ मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ना वो पंगु हो गया। मतलब वो कहता ना कि जिसके हाथ कान नाक पाँव सब कुछ है लेकिन काम के कुछ नहीं, क्योंकि इधर से अमेरिका चाहे वो कर रहा था, इधर से सोवियत संघ है वो कर रहा था। यानी अब मान लीजिए जैसे मैं 20 में हूँ, मुझे सभी देशों ने मिलकर बनाया, लेकिन दो ताकतवर देश है जिनका मेरे ऊपर सपोर्ट है। अब ये कुछ आरोप लगा रहा है, ये कुछ आरोप लगा रहा है, ये किसी और के दबाव में वहाँ पे रणनीति युद्ध चला रहा है, ये भी इसी तरह से अपने शक्ति के लिए युद्ध बना रहा है। तो अब मैं किस ओर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर पर शांति समझौते और एक
विश्व का शांत वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया क्योंकि शीत युद्ध के समय दो ही शक्तिशाली देश हैं, वह अपने अपने मतलब की रणनीति अपना रहे थे और इसको लेकर कोई एक्शन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं अपना पा रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को होते हुए भी यूएनओ के होते हुए भी ये न के बराबर था, यानी पंगु था। क्या था? पंगु था। इसके ऊपर कोई इतना पावर, यानी कोई भी देश इनकी बात नहीं सुन रहा था। न तो यूएनओ सुन रहा था, मतलब न तो अमेरिका सुन रहा था और न ही सोवियत संघ, दोनों अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे। तो इसका मतलब कोई नहीं सुन रहा था इसकी बात। इस प्रकार से पंगु जैसा प्रतीत हो रहा था। एंड देन नेक्स्ट अपने बात करें तो इसका ही जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, कौन सा है? सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। सिंपल सी बात है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तिशाली जो अंग के रूप में है वो है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में 5 शक्तिशाली देश स्थायी मेंबर हैं और वह जो कहते हैं वो होता है। अब इन 5 स्थायी शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के देशों में 2 देश तो अमेरिका और सोवियत गुट ही है। अब दोनों ही शक्तिशाली देश इस शक्तिशाली संगठन के अंग हैं, तो अब वो क्या करें? क्योंकि देखो दोनों के पास वीटो पावर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो मेंबर होता है ना, उनको कौन सा पावर प्राप्त होता है? वीटो। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। क्या होता है? निषेधाधिकार, ठीक है ना, निषेधाधिकार। अब देखो निषेधाधिकार का मतलब होता है कि 4 देश किसी बात को लेकर राजी हो जाए और 5वां कहे नहीं, तो वो फैसला कैंसिल हो जाता है। विश्व के लगभग सभी देश राजी हो जाए और अगर सुरक्षा परिषद के सदस्य राजी नहीं है तो कोई भी बात है वो रणनीति पर नहीं पहुंचती, फैसले पर नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या था, जैसे ही सुरक्षा परिषद के द्वारा या फिर मान लीजिए यूएनओ के द्वारा कोई शांति प्रयास है, समझौता है या सहयोग की नीति जैसे ही अपनाई जा रही थी, कभी वीटो के जरिए रूस अटका देता था, कभी अमेरिका किसी रणनीति को अपना देता, क्योंकि उनको लगता था कि ये फैसला अगर यूएनओ ने किया तो वो हमारे लिए सही नहीं है। इधर अमेरिका ये सोचता था, इधर सोवियत संघ ये सोचता था, यानी दोनों ने सुरक्षा परिषद जो शक्तिशाली अंग है उनके कान पकड़ लिए थे। एक इधर से खींच रहा था, एक इधर से खींच रहा था, नहीं पंगु हो गया था। उसके पास क्या है? कुछ नहीं, इधर देख रहा था, इधर देख रहा था। मतलब शक्तिशाली होते हुए भी ये कुछ काम का नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो पावरफुल देश थे उनमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को वीटो पावर था, दोनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो ये उसका जो अंग था सुरक्षा परिषद, वो भी एक लकवे की तरह था कि यानी सब कुछ होते हुए भी वो कोई काम कर रहा है, कोई अंग कोई काम का नहीं। यहाँ पर ये बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि इनके शक्तिशाली जो 5 मेंबर होते उनमें से 2 मेंबर तो आपस में लड़ रहे थे, तो फिर ये लकवा हो चुका था। यानी ये शक्तिशाली तो हैं, लेकिन यानी जैसे शरीर होता है, अब शरीर शक्तिशाली है लेकिन उसके जो अंग है वो काम नहीं कर रहे। तो सुरक्षा परिषद के 5 पावरफुल जो इसके देश थे, जो मान लीजिए इसके सुरक्षा परिषद के अंग है, वो काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो होते हुए भी कोई काम का नहीं था। इसके अलावा ये क्या हुआ कि वापस जो 9 और 10 पॉइंट है वो समझ लीजिए दोनों कि अब देखो अगर आपने देखा हो तो इस समय क्या है कि युद्ध की रणनीति, युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध, इस घटना की वजह से क्या हुआ पता है? इस घटना की वजह से सैनिक शक्ति को महत्व दिया गया। हर देश अपने सैनिक शक्ति को महत्व दिया जाने लगा, यानी नागरिकों के लिए कल्याण करना, नागरिकों के लिए काम करना या रोजगार उपलब्ध करवाना, वो काम गया भाड़ में। सब देश अपने सैनिक शक्ति के लिए सैनिकों पर इन्वेस्ट करने पर ध्यान करने लगे, यानी सैनिक शक्ति को पोषण देने लगे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह डेवलपमेंट की ओर, डाउन की ओर जाने लगी। और 10th पॉइंट है जस्ट इससे मिलता जुलता कि जब हर देश अपने शक्ति को महत्व देगा और राजनीति के अंतर्गत शीत युद्ध के इस माहौल की वजह से हमेशा युद्ध संघर्ष को महत्व देगा, कल्याण की जगह वह शक्ति को महत्व देगा। और राजनीति में एक दूसरे के भय की वजह से जो माहौल बना था, इस वजह से क्या हुआ, मानव कल्याण महत्व ही नहीं रहा। मानव के ऊपर ध्यान देना, मानव की उन्नति, सभ्यता की उन्नति, रोजगार उपलब्ध करना, नागरिकों को सुरक्षा देना और इसके अलावा 2 देशों के मध्य शांति सहयोग समझौता करना, जिससे मानव का कल्याण हो, वो जीरो हो गया। यानी पूरी तरह से यहाँ पर है वो मानव कल्याण को इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा था कि जहाँ पर मानव कल्याण की जगह राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दे रहे थे। तो ये आज की क्लास में मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल बता दी है। आपको कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा, बाकी अदरवाइज आप इस क्लास को है ना अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा
उनको पता रहे। और बाकी क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और बाकी कुछ और मान लीजिए आपको किसी प्रकार का डाउट है कॉलेज की और हेल्पफुल नीड के लिए तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।